हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका एस टीचर अकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं सीटेट हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और इस सीरीज में आपको पिछले 15 सालों के प्रीवियस पेपर एक साथ मिलने वाले हैं। 2011 से लेकर के 2026 तक के टोटल सारे प्रीवियस पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं एक एक करके। और सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि उसके अलावा सारे सब्जेक्ट के टोटल प्रीवियस पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे इस चैनल पर विद सॉल्यूशन। और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक वर्ड का मीनिंग समझा करके चलेंगे। बिल्कुल सारे ट्रिक्स, सारे टैग वर्ड्स और सारे कॉन्सेप्ट को कॉम्बो में लेके चलेंगे। मतलब हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट से। जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पे बेस्ट कंटेंट मिलता है, बहुत ही जबरदस्त वाला और यूनिक एकदम एग्जाम में फंसने वाला। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लो और शुरू करते हैं आज की क्लास। जो लोग लाइव जुड़ चुके हैं एक बार लाइक बटन दबा दो जल्दी से फटाफट। वीडियो लाइक कर दिया करो क्लास शुरू होने से पहले ही, है ना। कमेंट कर दो एक बार कौन कौन लाइव देख रहा है। वीडियो ऑडियो सब कुछ बढ़िया चल रही है जी। गुड इवनिंग सभी को, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आ चुके हैं आप सब, बहुत बढ़िया। चलिए फिर शुरू करते हैं। और ये रहा आपका आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। और आज का पहला प्रश्न है, भाषा की पाठ्यपुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करने का क्या उद्देश्य होता है, क्यों करते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करता है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में प्रवाहपूर्ण संप्रेषण की योग्यता विकसित करता है। तीसरा ऑप्शन है उन्हें कुछ आनंददायक घटकों के साथ पाठ्यपुस्तक को समझने में सहायता करता है। और डी ऑप्शन है आपका कक्षा कक्ष का परिवेश जीवंत एवं मित्रवत बनाता है। तो इनमें से जो ऑप्शन आपके हिसाब से सही लगता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। इसमें दोनों चीजें होंगी, कॉन्सेप्ट भी आप समझेंगे और आपको पता भी चलता रहेगा कि आप कितने सही कर रहे हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों का ऑप्शन ए आ रहा है, बाकी देखते हैं। एक दो ने सी ऑप्शन दिया है, लेकिन देखते हैं किसका सही जाता है। देखो, अब भाषा की किताब में तो लैंग्वेज ही सिखानी चाहिए भाई, पढ़ना लिखना बोलना सुनना यही चीज आनी चाहिए। लेकिन हिंदी की किताब में या किसी भी भाषा की किताब में पहेलियां क्यों डाल रहे हो, जबकि पहेलियां तो गणित में होनी चाहिए, है ना, या फिर साइंस में या फिर रीजनिंग में। तो पहेलियां क्यों डालते हैं हम भाषा में, पहेलियों से क्या फायदा होता है। देखो, पहेलियां जो होती हैं वो दिमाग का खेल है। ये बात तो कॉमन सी है कि जो आप पहेलियां सॉल्व करते हैं या कहते हैं ना बचपन में इस तरह की चीजें खेलते थे। वर्ग पहेलियां क्या होती हैं, इस तरह का वर्ग होता है, ये किताब में आपने देखा होगा एनसीईआरटी में। तो इस तरह से वर्ग बने होते हैं और इनमें लेटर्स लिखे होते हैं, जैसे, है ना, यहाँ पर। और अजीब मतलब अलग अलग प्रकार से रहेंगे, इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है ना। अब आपको क्या करना है, इनको मिला करके लेटर बनाने होते हैं। तो आप कई बार ऐसे मिला देते हैं यहाँ, कई बार ऐसे मिलाते हैं, तो आप लेटर्स ढूंढते हैं, मतलब शब्द ढूंढते हैं। तो ये पहेलियां होती है, इसमें लगती है रीजनिंग यानी कि तर्क। और तर्क जो आधारित होता है वो चिंतन पर आधारित है, यानी सोचने समझने की शक्ति पर। तो इसलिए तर्क से सीधा सीधा जुड़ा है आपका समालोचनात्मक चिंतन, है ना। तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट जाता है। पहेलियों से बच्चे का समालोचनात्मक चिंतन बढ़ेगा। समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है, चिंतन का मतलब है सोचना, समालोचनात्मक का मतलब है क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कुछ नया सोचना, दिमाग में कुछ नए आइडियाज उत्पन्न करना। तो वो चीज बच्चे का बढ़ता है ना। संप्रेषण से इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि संप्रेषण जो है वो बोलने को कहते हैं, बातचीत करने को। पहेलियों में बातचीत नहीं होती, आराम से चुपचाप बैठ के भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम आनंददायक घटकों के से लेना देना इसका कुछ नहीं है कि इससे मजा मजे के लिए डाल दिया, सिर्फ ऐसा भी नहीं है। परिवेश जीवंत और मित्रवत तब बनता है जब कोई ग्रुप एक्टिविटी आप करते हैं क्लास में। लेकिन पहेलियां जो है वो ग्रुप एक्टिविटी नहीं है, वो सिंगल भी कर सकता है स्टूडेंट। तो ये भी नहीं आपका जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही जा रहा है। क्लियर। चलो जी आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या फर्ज है या आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है उस बालक के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार करेंगे। दूसरा ऑप्शन है बालक को अन्य बच्चों की तुलना में निम्न स्तर के निष्पादन की छूट देंगे। तीसरा ऑप्शन है नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे। फोर्थ है आपका उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। अब जो आपको सही लगता है कमेंट में जल्दी से लिख डालो फटाफट से।
प्लीज गिव मी द इंग्लिश वर्जन सर। अरे स्मृति जी ये लैंग्वेज का पोर्शन है और ये हिंदी पेडागोजी हम पढ़ा रहे हैं आज। तो हिंदी पेडागोजी हिंदी में ही पढ़ सकते हैं आप, उर्दू को उर्दू में ही पढ़ेंगे, इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। तो लैंग्वेज का ट्रांसलेशन आपको ना तो एग्जाम में मिलेगा ना क्लास में। तो अगर आपको इसका ट्रांसलेशन देने लगे तो फिर तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना। तो लैंग्वेज जो होती है वो उसी लैंग्वेज में पढ़ी जाएगी, ठीक है जी। चलो जल्दी लिखते रहो। अच्छा वीडियो को लाइक करते रहो फटाफट से। और जो भी नए स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सिर्फ एक क्लास कल हुई थी परसों हमारी, और ये सेकंड क्लास है आज। तो ये नया सिलेबस और नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पर। तो आप साथ में जुड़ सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब रखो। चलिए, अब इसने बोला एक बच्चा जो है वो दृष्टिबाधित है, यानी उस बच्चे को दिखाई नहीं देता है ना, दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड पर्सन है। तो जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, क्या उसके साथ सहानुभूति भरा व्यवहार करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको दया नहीं दिखानी किसी भी बच्चे पर। दया का मतलब ये नहीं कि उसको पकड़ के कोड़े बजाओ, मतलब ये है कि आपको अलग से ट्रीट नहीं करना उस बच्चे को चाहे वो दृष्टिबाधित के अलावा कोई और भी विकलांगता वाला हो, चाहे वो फिजिकली जो है विकलांग हो, तब भी उसके साथ आप अलग व्यवहार नहीं करेंगे। उसको ऐसा ना लगे कि मैं बाकी बच्चों से अलग हूँ। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक जैसा व्यवहार हो सबके साथ। तो ये सहानुभूति दया करना नहीं होता, बल्कि हेल्प करना होता है। जो उसकी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत के हिसाब से आप हेल्प करेंगे। बच्चों की तुलना तो करना हमेशा से ही गलत रहा है ना। बालक की अन्य बच्चों से तुलना करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी खराब होगा और आपकी टीचिंग भी खराब होगी, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग है। नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे। देखो आप मदद कर रहे हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन साथियों को कोई ज़रूरी नहीं है कि साथी उसकी मदद करेंगे। ये तरीका प्रोफेशनल नहीं है आपकी क्लास में। उस बालक के साथ आप सामान्य व्यवहार करेंगे और उसे देंगे श्रव्य सामग्री की मदद, क्योंकि वो बच्चा जो है वो ब्लाइंड है, यानी देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता है। और जब बच्चा सुन सकता है तो उसको ऑडियो में ही पढ़ाएंगे आप, या तो बोल के पढ़ाएंगे या तो रिकॉर्डिंग्स से पढ़ाएंगे आप, है ना, या कंप्यूटर में वॉइस आएगी तो वो चलाएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा, है ना। तो ऑडियो चीज़ें से ही पढ़ सकता है वो बच्चा। उसके अलावा कौन सा तीसरा तरीका होता है? टैक्टाइल, यानी जिसको हम कहते हैं छू करके। तो जैसे ब्रेल लिपि होती है, 3D मॉडल्स होते हैं, वो सब ब्लाइंड पर्सन के लिए काम आता है ना। तो यहाँ जो है आपका फोर्थ ऑप्शन राइट जाएगा। समझ में आ गई तो एक बार कमेंट में यस लिख दो, जल्दी बोलो। आई पास्ड बोथ पेपर आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम यू। हर्ष गुप्ता, आपके दोनों पेपर क्लियर हो गए हैं हमसे पढ़ के। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। अब किस पर देंगे देखो। पहला ऑप्शन है औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। दूसरा ऑप्शन है एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। और डी ऑप्शन है भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। अब बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, कमेंट में लिखो जल्दी जी। मैथ पढ़ाओ जी, क्लास कीजिए। हाँ मैथ का भी करेंगे, टेंशन ना लो। जो स्टूडेंट पहले आंसर दे रहा है उसका नाम लीजिएगा अच्छा, चलो नाम मैं ले सकता हूँ, पर नाम लेने में ना टाइम ज़्यादा चला जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि उस टाइम को बचा के दो चार क्वेश्चन ही ज़्यादा हो जाएं। आई लाइक योर डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी एज वेल एज टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। स्मृति जी थैंक यू। चलो लिखो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो। आंसर क्या रिप्लाई चाहिए बताओ, मैंने पढ़ा नहीं आपका कमेंट। चलिए, इसने बोला है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पे ध्यान देना है ना। आप कर रहे हैं आकलन, देखो। तो आकलन के दौरान अब मैं इसको बिना पढ़े आपको जो है अगर बताऊं तो इसकी सिंपल सी एक ट्रिक है। दो ट्रिक तो अभी इस क्वेश्चंस में नहीं लगेगी, सिंपल एक ही लगेगी, और वो ये होती है कि बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नता होती है। जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपके जो बच्चे हैं वो बहुत विभिन्न प्रकार के हैं, है ना। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो आप जब भी आकलन करेंगे तो आपको बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे, एक तरीके से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी क्लास में कुछ ब्लाइंड पर्सन होंगे, कुछ हेयरिंग हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले होंगे जिसको आवाज़ नहीं आ रही है,
कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको बोलने में दिक्कत है, तो आपको हर बच्चे से अलग अलग प्रकार से आकलन करना पड़ेगा। जो सामान्य बच्चे हैं उनमें भी किसी की बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा है, किसी की एवरेज है, किसी की बहुत कम है, तो उनको सबको अलग अलग तरीके से आपको आकलन करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर अगर आप ढूंढेंगे तो शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना, यानी उनका जो आकलन आप करेंगे वो विभिन्न प्रकार से करेंगे, एक तरीके से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाएगी। और आकलन करने के बाद यानी बच्चे की परीक्षा या इवैल्यूएशन करने के बाद उसको बच्चों के साथ में शेयर भी करना है, और जब पेरेंट टीचर मीटिंग होगी तो माता पिता के साथ भी शेयर करेंगे। क्यों कर रहे हैं शेयर? ताकि उनको पता चले क्या चीज़ पॉजिटिव थी और कहाँ कमी रह गई, जहाँ नंबर कटे हैं बच्चे के, या जहाँ बच्चे को कम ग्रेड मिल रहे हैं, या जहाँ पर बच्चे का परफॉर्मेंस लो था, वो उसको अगर पता चलेगा तो बच्चा उसमें सुधार करेगा। अगर बच्चों को बताएंगे ही नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गलती, तो इसलिए शेयर करना ज़रूरी है। ठीक है। औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा, ये जब भी बात औपचारिकता की आएगी तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड रहेगा, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि हम कभी भी औपचारिक परीक्षा को वैल्यू नहीं देते, बल्कि हम रेगुलर चलने वाली परीक्षा को, औपचारिक प्लस अनौपचारिक, और जो लगातार चले, हर रोज हर टाइम बच्चे की परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा का मतलब ये नहीं कि लिखित परीक्षा, किसी भी प्रकार से, चाहे आप देख रहे हैं बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे कोई एक्टिविटी के माध्यम से, कुल मिला के मूल्यांकन होता रहे। एक अवधि के अंत में परीक्षा करना ये भी गलत तरीका है, क्योंकि रेगुलर नहीं हो रही कि आप 6 महीने बाद एक बार ले लें परीक्षा, तो इससे आपको कभी भी सुधार का मौका नहीं मिलेगा। भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य और गृह कार्य में दत्त कार्य देना, यानी कि हर रोज आप रिटर्न वर्क ही दे रहे हैं केवल। दत्त कार्य का मतलब होता है असाइनमेंट, जैसे होमवर्क देते हो ना लिख के, तो हर रोज एक जैसा ही कार्य नहीं देते रहेंगे आप, है ना, आपको वैरायटी लानी पड़ेगी। तो आंसर जो जाएगा तीसरा ऑप्शन जाएगा। समझ में आ गया तो यस लिख दो एक बार कमेंट में। क्लियर है भाई, यहाँ तक की बातें बोल दो जल्दी से जी। सर जी आप कितने साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? मेरे ख्याल से साल हो गए होंगे, लगभग 9 साल हो गए भाई। मुझे तो लगा भी नहीं था कि इतने साल हो गए होंगे, 2018 से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। हाँ 9 साल, वाह, मुझे, मैं तो खुद भूल गया था। चलो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपका, यह एक ऐसा सृजनात्मक एवं कलात्मक अधिगम वातावरण प्रदान करती है जिसमें बच्चे अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ एक ऐसा बाल केंद्रित वातावरण प्रदान करती है जिसमें अमूर्त संकल्पनाएं पठन सामग्री चित्रों द्वारा सांकेतिक रूप से दर्शाई जाती हैं। तीसरा ऑप्शन है, यह साक्षरता अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन के लिए संदर्भ प्रदान करती है। और डी ऑप्शन है, यह पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थी के रूप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, जल्दी लिखो कमेंट में। चलो जल्दी लिखो। सर आपकी शादी हुई क्या? क्या नाम है तुम्हारा? गजन, गजानन, पता नहीं, नाम नहीं पढ़ा जा रहा तुम्हारा, पर नहीं हुई है शादी अभी। आपकी सबसे खास बात यह है कि आप सही आंसर तो बताते ही हैं, गलत आंसर को भी एक्सप्लेन करते हैं। हाँ ये होना भी चाहिए, तभी तो आगे आपको फ़ायदा मिलेगा। चलो 500 लाइक्स हमारे होने वाले हैं, तो जल्दी से पूरे करो। बताओ कौन कर रहा है जल्दी से, 500वां लाइक कौन करेगा? जल्दी कमेंट को एक बार नीचे करो और जल्दी से 500वां लाइक क्लिक करके आओ। कौन कर रहा है बताओ, कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो। अब इसने ये बात बोली है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों और बड़े अक्षरों वाली किताब जो होती है ना, बड़ी बड़ी प्रिंट होते हैं उसमें, बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है। गलत वाला बताना है आपको, सही वाला नहीं बताना। तो इसने बोला ये एक सृजनात्मक वातावरण बना देगी, सही बात है, क्योंकि जब उसमें चित्र है, क्रिएटिविटी है, बड़े बड़े अक्षर हैं, बड़े बड़े चित्र हैं, तो क्रिएटिविटी आ जाएगी, सृजनात्मकता आ गई उसमें, है ना। सेम इसमें भी है, बाल केंद्रित वातावरण दे रही है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को खुद से सीखने का मौका मिल रहा है, वो चित्रों में इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे और कल्पना जल्दी समझ में आती है उनको, तो ये भी ठीक हो गया। साक्षरता अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन का संदर्भ दे रही है, सही बात है। भाषा अर्जन का मतलब होता है कि बच्चे खुद से सीख सकें,
बिना किसी टीचर के बच्चे अगर खुद से सीख रहे हैं तो उसको अर्जन कहते हैं, ग्रहण करना कहते हैं। तो उस किताब में अगर चित्र रहेंगे तो भले ही बच्चा पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन वो चित्रों से कुछ कुछ चीजें सीख रहा है ना, दिमाग में कॉन्सेप्ट जा रहा है, तो ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये बात गलत कही है कि ये पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी हो जाएगी। आपने अलग से एक किताब लाए हैं, लेकिन जो सिलेबस की किताब है उससे अच्छी हो जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, आगे इन्होंने एक जो लाइन लिख दी कि अभ्यासों से मुक्त है, यानी उस किताब में कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी प्रैक्टिस वाला मामला नहीं है। अब बच्चे के लिए अगर कोई प्रैक्टिकल ही नहीं है किताब में, है ना, बच्चे के लिए कोई एक्टिविटी ही नहीं है, तो वो किताब बेकार हो जाती है, छोटे बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि छोटे बच्चों को एक्टिविटी जरूर चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट के बाद। तो यहाँ ये वाला जो कथन है ये निगेटिव है, और इसने आपसे निगेटिव वाला ही पूछा था, इसलिए डी ऑप्शन गया आपका। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो जी। अगला प्रश्न है, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों की सहायता करता है किस चीज़ में? पहला ऑप्शन है अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में। तीसरा है अन्य विद्यार्थियों के साथ ना जुड़ने तथा संवेदनशील होने में। और फोर्थ है अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कमेंट पढ़ेंगे आपका, जल्दी बताओ। अच्छा, ऐप के बारे में पूछ रहे हो, आपकी ऐप में क्लास यूपीटेट के नहीं हुई है, क्योंकि मैं उसकी पीपीटी बना रहा हूँ अभी, मैराथन करूँगा उसमें सीधे आपकी। हो सकता है कल दोपहर को या परसों दोपहर को मैराथन लगाऊंगा आपकी यूपीटेट के बैच में, ठीक है? तो 4-5 मैराथन क्लास में सीडीपी की आपकी लगाऊंगा, तो उसकी पीपीटी तैयार कर रहा हूँ मैं। मैंने अभी भी 4-5 घंटे का कंटेंट तो हो गया है रेडी आपका लगभग, तो और कर रहा हूँ, है ना। इस बार आपने ना तो केवीएस पढ़ाया, अच्छा केवीएस तो देखो मैं इसलिए नहीं पढ़ा पाया क्योंकि उस समय सिचुएशन ठीक नहीं थी मेरी, है ना। यूपीटेट मैंने इसमें नहीं पढ़ाया है, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है, पर बैच में आपका यूपीटेट का बैच पूरा कंप्लीट चल रहा है, बैच में चल रहा है। यूट्यूब पे नहीं पढ़ा पाया मैं क्योंकि मैं बिजी था, आपको तो पता है इस समय पे, तो नहीं हो पाया। केवीएस इस बार आएगा तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, ये चिंता मत करो। कॉपी पेस्ट मत करो, पढ़ लिया आपकी कमेंट मैंने, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं क्या कहते हैं। इसने बोला बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय आ रहे हैं, यानी बच्चा है आपका बहुभाषी। जब बच्चे को 2 से ज़्यादा भाषाएं आए तो उसको कहते हैं बहुभाषी, ठीक है ना। ये भी याद रखना क्योंकि ये सवाल भी अलग से पूछा जाता है कि बहुभाषी का मतलब क्या है। तो जब बच्चे को 2 या 2 से ज़्यादा भाषाएं आती हैं तो उसको नेक्स्ट भाषा सीखना आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? अगली भाषा सीखना उसके लिए आसान हो जाता है, और नए विषयों को भी आसानी से सीख लेता है। कैसे? देखो, एक बच्चे को केवल हिंदी आती है, अब वो साइंस सीखना चाहता है ना, साइंस पढ़ रहा है, तो वो लाइब्रेरी जाएगा या टीचर से पूछेगा या किसी से भी, वो केवल हिंदी में ही पढ़ सकता है। दूसरा बच्चा है जिसको हिंदी तो आती आती है, साथ में उसको इंग्लिश भी आती है, तो अब वो बच्चा क्या करेगा, हिंदी का सारा कंटेंट भी पढ़ लेगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हिंदी की बुक्स में अवेलेबल नहीं है, तो वो लाइब्रेरी में जाके इंग्लिश मीडियम की किताबें भी पढ़ लेगा। दूसरी बात, वो किसी बाहर के व्यक्ति से जिसको हिंदी नहीं आती होगी लेकिन इंग्लिश आती होगी, उससे भी अपना ज्ञान प्राप्त कर लेगा, है ना। और दूसरी बात, जब आपके दिमाग में शब्दावली ज़्यादा होती है, अब 2 भाषाओं की शब्दावली है, तो कॉन्सेप्ट को आप जल्दी समझ पाते हैं। इसी प्रकार से अगर 3 भाषाएं आती होंगी तो और जल्दी। तो जो जो लोग भाषा में महारती होते हैं वो हर चीज़ में महारती होता है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखना। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं या उस चीज़ को सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने वो चीज़ सीखी नहीं है फिर भी महारती हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए किसी को 3 भाषाएं आती हैं लेकिन उसने कभी कार चलाने की कोशिश ही नहीं की, तो 4 कार उसको चलानी आएगी भी नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि बिना करे आ जाएगा काम। लेकिन दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो एक भाषा वाला व्यक्ति जो है उससे कम ही रहेगा, जिसको 4 भाषाएं आती हैं वो एक भाषा वाले से ज़्यादा इंटेलिजेंट रहेगा, ये नॉर्मल बात है। भाषा ही ज्ञान को बढ़ाने वाला प्रथम, ये कह सकते हैं बिल्कुल बेस है। बल्कि वाइगोत्स्की तो कहते ही यही हैं कि पहले भाषा आएगी बच्चे में और तभी दिमाग बढ़ेगा बच्चे का। वाइगोत्स्की ने तो ये कॉन्सेप्ट भी दिया है। चलिए, रीति रिवाजों से एक से ज़्यादा भाषाओं की बात नहीं है, ये तब आता है जब आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करा रहे हैं अपने स्कूल में, सामाजिक कार्यक्रम, है ना। दूसरे विद्यार्थियों से ना जुड़ने में, तो ये तो और इसने पहले ही निगेटिव कर दिया। अंकों वाली बात हमेशा गलत रहेगी, याद रखना। पूरे ही सीटेट में हम कभी भी नंबर पर, ग्रेड पर या बच्चे के पास फेल पर फोकस नहीं करेंगे। बच्चे को हमेशा
दिमाग बढ़ाना है बच्चे का, विकास करना है बच्चे का, बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करनी है, ये नहीं करना है ना नंबरों के पीछे भाग रहे हैं, ये नहीं करना हमें। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही गया है आपका, आगे बढ़ेंगे। नए लोग कितने हैं आज जरा बताना, कुछ नए बच्चे भी हैं, क्योंकि फिर नए बच्चों के हिसाब से भी मुझे बहुत सारी चीज़ें अलग से बता के चलनी पड़ती है। जी, चलो कमेंट करो, जो जो नया है ना वो न्यू लिखो कमेंट में, आई एम न्यू। अब इसने बोला कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि, पहला ऑप्शन है बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां करते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक हैं। फोर्थ है आपका, एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती हैं। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, जल्दी फटाफट से कमेंट में लिख दो। जी, हम तो ओल्ड हैं संजू, संजू बाबा, आप ओल्ड है, चलो कोई बात नहीं। आई एम न्यू, नसीम, लक्की, ज्योति, आयशा, संजय, सोनी, बहुत सारे नए बच्चे आए हैं भाई आज, बहुत अच्छी बात है। चलो, बढ़िया जगह आए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वरना तो भटकाव भी बहुत है, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है यूट्यूब पे ऑनलाइन चीज़ों में, है ना। सही जगह आ गए हो, टिके रहना अगर फ्यूचर बनाना है तो। इसने बोला है कक्षा 3 के विद्यार्थियों की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने गलतियां देखी। यानी अगर बच्चे की कॉपी में त्रुटियां निकलती हैं, गलतियां निकलती हैं, तो आप एज अ टीचर उसको कैसे देखेंगे। अगर हम ऑप्शंस ना भी देखें तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो गलतियां होती हैं वो लर्निंग का पार्ट होता है, यानी गलती कर करके ही सीखते हैं। आपने मिसाल भी सुनी होगी डेली लाइफ में, आदमी गलती करके ही तो सीखता है, जो कि सत्य है। जब भी आप कोई नया काम करेंगे तो शुरू में मिस्टेक होगी। भाई आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो पहली बार में तो खटाखट ऐसे नहीं लिख दोगे आप, पहली बार में तो दबा एफ रहे होंगे, दबा जेड, जेड दब जाएगा आपसे, है ना। आप पी दबा रहे होंगे, आई दब जाएगा। होती है मिस्टेक्स। हफ्ता 10 दिन 20 दिन के बाद तब जाके कुछ ठीक ठाक सी करनी। आप साइकिल चलाना सीखो, मोटर बाइक चलाना सीखो, पहले दिन थोड़ी उड़ा दोगे आप, है ना। पहले दिन तो कुछ और ही उड़ा दोगे आप, खंबे में अड़ा दोगे, है ना, गिर जाओगे, किसी व्यक्ति को ठोक दोगे, है ना। तो ऐसा होता है पहली बार में, शुरू में तो मिस्टेक करने के बाद। लेकिन ये भी नहीं है कि अगर वो मिस्टेक ना करी होती आपने तो क्या आप सीधे सीख जाते, नहीं सीखते कभी भी। वो मिस्टेक होना कंपलसरी है, स्वाभाविक है वो गलतियां आप करोगे तभी वहां तक पहुंचोगे। कई बार हम, ये लाइफ लर्निंग भी है, एक तरह का लाइफ लेसन भी है, कि कई बार हम गलतियां करने के डर से काम शुरू ही नहीं करते। हमें लगता है थोड़ा और आ जाए ना मुझे अच्छे से। जैसे मैं टीचिंग की बात करूं, कुछ लोग ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं या टीचिंग करते हैं ऑनलाइन, तो उनको ऐसा लगता है पहले ना और अच्छे से मैं ज्ञान प्राप्त कर लूँ, पहले मैं और अच्छा टीचर बन जाऊँ तब शुरू करूँगा, पहले मैं और बेहतर ये काम सीख लूँ तब शुरू करूँगा। लेकिन वो इस चक्कर में शुरू ही नहीं करते कभी भी। आप शुरू कर दो, बेहतर अपने आप हो जाओगे। शुरू कर दो आप शुरू करोगे ना, तो आपको डेली आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ फीडबैक भी मिलता रहेगा, तो आप जल्दी सीख जाओगे। और तो समझने समझने वाली बात ये थी कि जो गलतियां हैं वो स्वाभाविक होती हैं, यानी आम है, वो होना नॉर्मल बात है, और अधिगम के संकेतक है, यानी लर्निंग हो रही है, ये बात हमें पता चल रही है। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है। क्लियर, लापरवाह नहीं है बच्चा। और बच्चे त्रुटियां इसलिए भी नहीं कर रहे कि आप सजा नहीं दे रहे, अगर आप सजा देंगे तो भी गलतियां बंद नहीं होंगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, पेरेंट्स भी यही करते हैं कि जैसे बच्चा अगर कोई मिस्टेक करता है घर में तो उसको डंडे से मारेंगे, झाड़ू से मारेंगे या चांटा लगाएंगे, तो क्या बच्चा गलती करना बंद कर देता है? और ज़्यादा करता है। ये गलत तरीका है, ऐसा हमें सिर्फ लगता है। और अगर वो गलतियां करना बंद कर देगा तो आपने उसके विकास को रोक दिया। अगर बच्चा गलतियां नहीं कर रहा है, मिस्टेक नहीं कर रहा, तो वो बच्चा ही नहीं है, फिर तो वो इंसान का बच्चा है ही नहीं वो, है ना। बच्चा गलती करेगा भाई, शैतान होते ही हैं बच्चे, और उन्हें होना भी चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, तो बच्चे में कौन सा लक्षण है भाई? डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, डिस्प्रैक्सिया है, या डिसलेक्सिया है? बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ। देखो आयांश जी बोल रहे हैं इंग्लिश में लिखो, अरे अभी अभी तो बताया मैंने आपको कि ये हिंदी की क्लास है, हिंदी की क्लास को इंग्लिश में नहीं लिख सकते।
पेपर में भी हिंदी का सब्जेक्ट हिंदी में ही आएगा ओनली, साइड में नहीं लिखा होगा कुछ भी। बाकी सब्जेक्ट में लिखा होता है कि सीडीपी है, सीडीपी हिंदी में भी आएगी इंग्लिश में भी, लेकिन हिंदी वाला सब्जेक्ट ओनली हिंदी में ही आएगा, इसलिए आपको हिंदी में ही सीखना पड़ेगा। जी बोलो। कितना भी पढ़ लूँ सीटेट मेरा निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, भानु सेती। भानु जी, गलत तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। अब कहाँ पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कुछ तो मिस्टेक हुई है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीटेट ना निकले। तो अगर आप रेगुलरली हमारे साथ जुड़ गए तो इस बार आपका सीटेट पक्का निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बार भी ऐसे थे पिछले साल वाले सीटेट में जो छः छः सात सात बार से पास नहीं हो पा रहे थे, तो वो हो गए 2026 वाले पेपर में। तो अगर आप रेगुलर रहे तो हो जाएगा, ये बात आप मान के चलो। अब देखिए, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चा भाषा पढ़ने में दिक्कत महसूस कर रहा है, पढ़ने में और समझने में। अब आपको, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अगर पढ़ने में दिक्कत है तो डिसलेक्सिया होता है, सिंपल सा। अगर लिखने में दिक्कत है तो डिस्ग्राफिया होता है ना। अगर बच्चा लिखने में त्रुटि कर रहा है, उसको स्पेलिंग नहीं आ रही है, मात्राएं बन नहीं रही हैं, हैंड राइटिंग खराब है, तो डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने में के संदर्भ में सही है। पहला ऑप्शन है आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य पर द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करने चाहिए। तीसरा है आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। और डी ऑप्शन है आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपने आप। जी, मैं पंजाब से हूँ और सीटेट 5-6 नंबर से पास नहीं हो पाता, मैं क्या करूँ। गगनप्रीत कौर। गगनप्रीत जी, अगर ऐसा है कि 5-6 बार से या 5-6 नंबर से हर बार सीटेट आपका रह जाता है, तो आपको गारंटी बैच में एडमिशन ले लेना चाहिए तुरंत के तुरंत। ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो बार बार पेपर दे रहे हैं और सीटेट पास नहीं हो रहा है, मतलब आप सही कंटेंट नहीं पढ़ रहे हो, सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, आपके पास टोटली कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है गारंटी बैच। 1,21,000 बच्चों ने सीटेट पास करा है गारंटी बैच से इस साल। 1,21,000, जो कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है अभी तक का। तो गारंटी बैच से पावरफुल चीज़ अभी तक तो इंडिया में कोई नहीं है। अगर आपको पहले अटैम्प्ट में पास करना है और 100% गारंटी से पास करना है, तो गारंटी बैच के अलावा और कोई तरीका नहीं है। गारंटी बैच के लिए आप कॉल कर लेना अकेडमी में, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और हमारा ऐप भी है टीचर अकेडमी, वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। नंबर एक, तो नंबर ये लिखा हुआ है, यहीं से नोट कर लो, अकेडमी का ही नंबर है, इस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इसने बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के बारे में सही है। आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में होना चाहिए, नहीं। मैंने अभी अभी आपको पिछले प्रश्न में एक बात सीधी सीधी बता दी थी कि निरंतर होना चाहिए, यानी पूरे साल लगातार होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि कभी कभी कर रहे हैं, है ना। वो एक डायलॉग मुझे याद आ गया कभी कभी से, वो नहीं है, हमने गरीबी देखी है, हम शुद्ध गरीब हैं, हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, दादा के दादा भी गरीब। ऐसा नहीं कि पहले हम अमीर थे फिर गरीब हो गए फिर अमीर हो गए ना, हम पूरे शुद्ध गरीब हैं, सातों की सात पीढ़ियां गरीब हैं। वो डायलॉग मुझे याद आया। तो पूरे साल भर आकलन करना है, ऐसा नहीं कि कभी 1 महीने में कर लिया, कभी 6 महीने में, कभी साल भर में, ना, रोज होना चाहिए आकलन। हर समय आकलन चलना चाहिए, लर्निंग के साथ साथ ऑब्जर्वेशन चलती रहे, है ना। तो लगातार चलने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो आंसर जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन जाएगा, आकलन विद्यालय आधारित हो और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ जुड़ा रहे। जब आपकी टीचिंग चल रही है तो साथ में आकलन भी चलता रहे। बिना आकलन के टीचिंग किसी काम की नहीं है, क्योंकि सुधार नहीं कर पाओगे। क्लियर। अब एक कॉन्सेप्ट रह गया इसमें, देखो, राज्य आधारित और विद्यालय आधारित का क्या मतलब है। राज्य आधारित का मतलब होता है बोर्ड परीक्षा जो पूरे राज्य में एक साथ होती है, ठीक है। तो ये तो साल में एक ही बार हो रही है, तो निरंतरता तो है ही नहीं इसमें, गलत हो गया। विद्यालय आधारित वो होती है जो स्कूल में ही होती है, जो जो टीचर पढ़ा रहा है वही आपका एग्जाम भी ले लेगा, वही ऑब्जर्वेशन कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, ठीक है। तो विद्यालय आधारित वो होती है जो कक्षा 9 तक पेपर हो रहे हैं आपके, और जो टेस्ट हो रहे हैं, वीकली टेस्ट जैसे भी हो रहे हैं, है ना। वर्ष में एक बार, वही बात होगी, फिर देखो लगातार नहीं हुई। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, तीसरा ऑप्शन राइट। बोलो जल्दी बोलो। जी, हंस क्यों रहे हो तुम। अच्छा, डायलॉग की वजह से हंस रहे हो, समझ गए। हंस भी लिया करो, वो एक डायलॉग वो भी तो है, पाजी कभी हंस भी लिया करो, तो हंस लिया करो, है ना।
अजय देवगन जी का डायलॉग है। अरे पाजी कभी हंस भी लिया करो। कितना मूवी देखे हैं आप सर जी, हमेशा मूवी नाम ले लेते हैं। अरे मेरा एक ही काम है, एक तो पढ़ाना और दूसरा मूवी देखना। मेरी ज़िंदगी में कुछ और है नहीं। है ना, कमा रहे हैं अभी के अभी, कमा रहे लौंडे घूम रहे हैं, तो कुछ और बचा ही नहीं है जीवन में। एक मूवी देख लेते हैं, एक आप लोगों को पढ़ा लेते हैं, बस यही काम है हमारे जीवन में अभी तक का। निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक, दूसरा कार्य पुस्तिका, तीसरा समाचार पत्र और फोर्थ फोर्थ है आपका पूरक पुस्तिका। चलो बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। आज गर्मी ज़्यादा हो रही है यार, है ना, पसीना आने लगा। हंसते हंसते सीटेट पास, ये बात ऐसे ही होना चाहिए। चलो जल्दी लिखो। सर जी शादी कीजिएगा ना, अरे भाई शादी भी करेंगे शादी। वो अब फिर मुझे एक डायलॉग याद आ गया, देखो अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन से पूछा था ना उसने, संजय दत्त ने पूछा था, किसी ने पूछा था, फिल्म में ही था वो, कि आपने शादी क्यों नहीं की। तो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि ये जो शादी है, ये ऐसा काम है जिसमें दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो एक दूसरे से प्यार करते हो। है ना। मेरी ज़िंदगी में भी एक बार ऐसा मौका आया था, लेकिन वहाँ भी मैंने अपने आप को अकेला ही पाया। ये अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, मेरा नहीं है, ठीक है, कभी मुझे कह दो। तो मेरे जीवन में आधा अभी तक है कि अभी तक मैं अकेला ही हूँ, तो दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है तभी शादी होगी, तो वो जो दूसरा है वो मिला नहीं अभी तक। मिल जाए तो बता देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री मानेंगे भाई। अब देखो, प्रमाणिक का मतलब समझो। प्रमाणिक का मतलब वो होता है जो सत्य घटना पर आधारित हो, यानी कि रियल होना चाहिए वो, कल्पना नहीं होनी चाहिए, और सेकंड हैंड भी नहीं होना चाहिए ना, फर्स्ट हैंड हो। जैसे किसी के द्वारा पहली बार ये काम हुआ है, तो सत्य होना चाहिए, यानी फैक्ट होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। अब देख लो, पाठ्य पुस्तक नहीं हो सकती अगर आपके दिमाग में आ रहा है ऐसा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में होती है कहानियां, और कहानियां होती है कल्पना, कहानियां काल्पनिक होती हैं, तो ये नहीं हो सकता। कार्य पुस्तिका भी नहीं हो सकती। समाचार पत्र हो सकता है, क्योंकि समाचार पत्र में क्या होते हैं, फैक्ट, यानी रियल घटना पे आधारित होता है, जो हुआ है वही छपेगा। कि आज बारिश पड़ी या नहीं पड़ी, आज वहां लड़ाई हुई या नहीं हुई, है ना। ऐसा नहीं कि कल्पना करके छाप देंगे। तो काल्पनिक चीजें प्रमाणिक नहीं हो सकती। प्रमाणिक वही होती है जो सत्य हो। जैसे आप किसी को पत्र लिख रहे हैं, तो वो प्रमाणिक माना जाएगा, पत्र, क्योंकि वो आप रियल हैं, वहां कल्पना नहीं लिख रहे हैं, आप अपने मन की बात सत्य बता रहे हैं कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ, या कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्लियर हुई बात? बोलो जल्दी से। हाँ, कोई दिक्कत? एसी ऑन कर लीजिए। एसी ऑन किया था, लेकिन एसी में गैस खत्म हो गई। गरीबी चल रही है आजकल, क्या करें। 6-7 बार दे दिया हूँ सर, तो भी नहीं निकल रहा है, क्या करूँ। भाई गारंटी बैच में एडमिशन लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब समय बहुत एग्जैक्ट है, बहुत अच्छा समय बचा है अभी। ऐसा भी नहीं कि जल्दी कर रहे हो, ऐसा भी नहीं लेट कर रहे हो। गारंटी बैच में पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यूट्यूब पे देखो कंप्लीट सिलेबस हो नहीं पाता है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट छांट छांट के पढ़ाता हूँ मैं आपको यूट्यूब पे। गारंटी बैच में क्या है, लगातार एक एक शब्द से लेके पूरा सिलेबस खत्म होता है, प्रैक्टिस होती है, सब चीज़ें होती हैं। अगर पास होने में दिक्कत हो रही है तो गारंटी बैच में एडमिशन ले लो। क्या हो गया? क्लियर। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। दूसरा है शिक्षार्थियों की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए। चलो जल्दी कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। चलो लिखो जल्दी से। हम्म। आपका ही तारीफ आ रहा है, बस किसका तारीफ आ रहा है भाई?
सर मैंने आपकी क्लास और वीडियो देखकर ही सीटेट 102 मार्क्स लिए हैं। क्या नाम है? नाम तो आपने लिख ही नहीं रखा है, एजुकेशन लिखा हुआ है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। सीटेट कितनी बार दे सकते हैं? कितनी भी बार, उसमें कोई रोक टोक है ही नहीं, अपनी मर्जी है। एसएसटी के लिए बैच में क्या फ़ीस है? देखो फीस वाला मैटर जो है वो जब आप कॉल करोगे तभी वहाँ पे आपको समझा दिया जाएगा, जो भी ऑफर चल रहा होगा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बताओ अपना अपना आंसर। जो भी नए बच्चे हैं वो टाइम नोट कर लो, शाम को 7 बजे क्लास स्टार्ट होती है, डेली 7 बजे जुड़ना है आपको। सर नीडी स्टूडेंट्स के लिए कोई ऑफ़र है? ऑफ़र निकलेगा 2 दिन बाद। नया बैच स्टार्ट हो रहा है सीटेट का, गारंटी बैच 5.0 स्टार्ट होगा 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद यानी परसों वीडियो आएगी आपकी, उसमें कंप्लीट डिटेल्स आपको बता दूंगा, कैसे एडमिशन लेना है, कितना ऑफर है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। परसों गारंटी बैच के नाम से वीडियो आ जाएगी। इसने बोला निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा अर्जित करते हैं, सही बात है। देखो ये तो पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या है? भाषा अर्जन। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक भाषा अर्जन और एक भाषा अधिगम, है ना। अर्जन जो होता है वो घर परिवार में होता है, और अधिगम जो होता है वो स्कूल में होता है। ठीक है। ये जो अर्जन है ये नेचुरल परिस्थितियों में होता है, घर में, मोहल्ले में, बातचीत करते समय माता पिता को बोलते हुए देख रहा है बच्चा, सीख रहा है ना, जो अपनी मातृभाषा सीखता है। तो यही बोला इसने, वास्तविक परिस्थितियों में अर्जन होगा। ठीक है। शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है, हाँ है। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बच्चा खुद ही तो मेहनत कर रहा है ना, कर रहा है। भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए, ये गलत है। नहीं, सही तो है। संप्रेषणात्मक गतिविधि यानी बातचीत करना, ये भी ठीक है, पॉजिटिव है। भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना, ये गलत है। क्योंकि आप किसी एक कौशल को महत्व नहीं दे सकते, भाषा के 4 कौशल होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? एक तो बोलना हो गया, एक लेखन हो गया, एक सुनना हो गया, एक पढ़ना हो गया। ये 4 कौशल होते हैं भाषा में, यानी 4 स्किल सिखाए जाते हैं जब आप बच्चों को भाषा सिखाएंगे। तो इन चारों स्किल्स को हम जब बात करते हैं तो चारों के चारों बराबर इंपॉर्टेंट हैं, और चारों के चारों एक साथ सीखे जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि आगे पीछे। इसलिए हम किसी भी स्किल को ये नहीं कह सकते कि बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण लिखना है, या लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण पढ़ना है, या पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण बोलना है। नहीं, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। तो ये सेंटेंस इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसने यही बोला है कि बोलने की जगह लेखन को ज़्यादा महत्व दे दो। क्यों दे दो? लेखन से पहले तो बोलना ही आएगा ना बच्चे को, तो इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। तो यही आंसर आपका सही जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? यस लिखते रहो कमेंट में, अगर बात समझ में आ जाए तो यस लिख दिया करो ताकि मुझे पता भी चल जाए। और लाइक भी कर दो, 700 लाइक्स होने वाले हैं, 2 लाइक बच रहे हैं। बताओ कौन करेगा 700 वाला लाइक? जल्दी से कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक दबा दो। किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा को क्या कहते हैं भाई? निदानात्मक परीक्षा, या फिर श्रेणी हेतु परीक्षा, या फिर उपलब्धि परीक्षा, या स्मृति परीक्षा? बताओ जरा जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, कमेंट लिखो। जी। आप टकले हो जाओ सर, अमरीन निशा। क्यों भाई, तुम्हें क्या दुश्मनी है मेरे से, है? क्यों? तुम मुझे टकला देखना चाहते हो? शर्म नहीं आ रही तुम्हें, है? माशाल्लाह, वेरी नाइस सर, आपने यूट्यूब पे एसएसटी अच्छे से पढ़ाया। एसएसटी मैंने पढ़ाया था 2 साल पहले। अब तो मैं एसएसटी नहीं पढ़ाता हूँ। एसएसटी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था 2024 में, वही आपने देखा होगा, देख सकते हो। एसएसटी बदलता नहीं है, एसएसटी तो हमेशा सेम ही रहता है। चलो, अब इसने बोला है यहाँ पर किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा को क्या कहते हैं? निदानात्मक परीक्षा। लेकिन क्यों कहते हैं वो भी समझो। देखो ये जो परीक्षा होती है ना, ये हैंड टू हैंड होती है। ये परीक्षा पाठ को पढ़ाते के बाद तुरंत होती है। जैसे आप हिंदी के टीचर हैं, तो जब आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो पीरियड लगते हैं अलग अलग, कि अब मैथ का पीरियड चल रहा है, फिर इंग्लिश का आएगा, फिर हिंदी का आएगा। तो मान लीजिए हिंदी का पीरियड आपका 40 मिनट का है ना। तो 40 मिनट में आप क्या करते हैं? आपने 30 मिनट कोई कॉन्सेप्ट सिखाया, है ना, 30 मिनट तो आपने पढ़ाया, और बाकी के जो 10 मिनट बचे इसमें आपने बच्चों का टेस्ट लिया।
और टेस्ट भी उसी पार्ट से रिलेटेड होता है कि जो पढ़ाया है अब मैं ये देख लूं कि बच्चों को वो चीज़ समझ में आ गई है या नहीं आ गई है। तो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, निदानात्मक परीक्षा कहते हैं। अब इसको निदानात्मक परीक्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक शब्द है निदान, और निदान का मतलब होता है पहचान करना। अब पहचान किस चीज़ की कर रहे हो? पहचान कर रहे हो बच्चे की त्रुटियों की। पहचान इसी चीज़ की कर रहे हो कि जो आपने पढ़ाया है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है, बच्चे को कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है कोई। जैसे 10 पॉइंट पढ़ाए तो 10 में से सारे सीख लिए बच्चे ने या कोई रह गया है। तो ये जांच करने के लिए आप ये वाली परीक्षा करते हैं। क्लियर? श्रेणी हेतु परीक्षा तो वैसे भी गलत ही है, ये फाइनल परीक्षा को ही कहेंगे जब पास और फेल कर रहे हो। ये भी उसी को कहते हैं जब पास और फेल कर रहे हैं। उपलब्धि स्मृति परीक्षा उसको कहते हैं जब कोई तो प्रश्न आप याद करने को देते हैं बच्चे की कि ये याद करके आओ फिर सुनाना हमें। तो अब याददाश्त का टेस्ट कर रहे हैं आप बच्चे की। तो पहला ऑप्शन राइट है। समझ गए होंगे आई थिंक। आप समझ गए कि नहीं समझे? समझे? अरे समझे कि नहीं समझे, मैम सुलगा दूंगा वरना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो, समझ रहे हो? भाषा के उत्पादक कौशल कौन से हैं? पठन और लेखन, दूसरा है पठन तथा श्रवण, तीसरा है वाचन और लेखन, और डी ऑप्शन है वाचन और श्रवण। चलो जल्दी बताओ फटाफट से। अब कुछ महाअनुभवी आएंगे और कमेंट करते हैं कि सर पढ़ाते हो आप तो टीचर हो, कॉमेडी क्यों करते हो, बीच बीच में फिल्मों की बातें क्यों करते हो, ये आपको शोभा नहीं देता। पता है मुझे। कुछ तो आएंगे लेजेंड, जिनको मैं कहूँगा लेजेंड, आएंगे कमेंट करने। चलो करो, जल्दी करो। हाँ जी, शाहिद अहमद, वालेकुम अस्सलाम जी। देखो भाई बात सीधी सी है। मैं कोई 90s का टीचर तो हूँ नहीं कि भाई मैं चेक की शर्ट पहन के आऊँगा पूरे यहाँ तक के बटन लगा के फोल्ड करके, जेब में एक पेन लगाऊंगा है ना, थोड़ा चश्मा लगा के ऐसी वाली मांग निकाल के आऊँगा। वो तो मैं हूँ नहीं है ना। भाई मैं अब 20s का टीचर हूँ, मॉडर्न ज़माने का हूँ। और दूसरी बात, हम भी अपनी ज़िंदगी जीते हैं, हमारी भी पर्सनल लाइफ है कि नहीं है भाई? और हम कोई स्कूल में पढ़ाने जा नहीं रहे हैं कि हम जो है सामाजिकता भंग कर रहे हैं। हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और वो भी छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हम छोटे बच्चों को तो कुछ सिखा ही नहीं रहे कि हम छोटे बच्चों पे कोई असर चला जाएगा। आप सब लोग जो है यंग हैं, बड़े हैं सब लोग, हमारी भी एक पर्सनल लाइफ होती है, तो हमें भी इंजॉयमेंट करने का पूरा हक है। बाकी जिसको पढ़ना है पढ़ो, क्लास अच्छी लग रही है तो पढ़ लो, नहीं अच्छी लग रही है तो मत पढ़ो। पर्सनैलिटी से और हमारे आउटफिट से आपको कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, है ना। इसके अलावा बाहर की ज़िंदगी में मैं क्या करता हूँ, मैं गाना गाते फिरूँ, मैं डांस करूँ, मैं नाचूँ, मैं गाऊँ, मेरी मर्जी है ना। उसमें आप लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। और करोगे तो कर लो, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। भाषा के उत्पादक कौशल यानी कि अभिव्यक्तात्मक, जिसको हम कहेंगे कि जिसके द्वारा आप अपनी बातों को जाहिर करते हैं। ठीक है। अब जाहिर कैसे करेंगे? आप बातों को दो तरीके से कर सकते हो, या तो बोल के या तो लिख के दोगे। तो बोलना यानी वाचन, और लिखना यानी लेखन। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है बात? जी। जी सर, आई एम एग्री, बिल्कुल। सर जी आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं, मुझे पता है ना। ये बात मुझे पता है कि मैं ऐसे ही अच्छा लगता हूँ। मैं अगर ट्रेडिशनल बनूंगा तो मैं बेवकूफ़ लगूंगा, समझे बात? तो मैं, मुझे पता है मैं कैसे अच्छा लगता हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही रहता हूँ। ठीक है ना। अब सीधी बात है, आप लोगों की, आप नहीं है वो आप नहीं है, मुझे पता है। आप लोग तो बहुत अच्छे प्यारे हो, आप लोग इतनी बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हो। जो भी सो कॉल्ड लेजेंड आते हैं वो कुछ लोग, तो उन लोगों की वजह से मैं अपनी जवानी बर्बाद नहीं कर सकता। अभी तो एक गाना भी चल रहा है आजकल, है जवानी तो, है ना, आगे आप लोगों को पता है। तो वो कहते हैं ना, जाए जाए एक बार जाए जवानी फिर वापस ना आए। तो मैं इन सो कॉल्ड लोगों के लिए मैं अपनी जवानी बर्बाद नहीं कर सकता भाई। अभी लड़कों वाली ज़िंदगी अभी चल रही है, 10-15 साल बाद लड़कों वाली ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, है ना। फिर वही बच्चे खिला रहे होंगे हम। तो भाई जीने दो, है ना। तुम लोग तो घूम रहे होंगे खेतों में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो मैं तो मुझे भी जीने दो ना अपनी ज़िंदगी भाई, इसी में खुश है। अब तुम्हारे चक्कर में मैं बूढ़ा बन जाऊँ, शर्ट वर्ट पहन के वैसे ट्रेडिशनल बाल कटा के चंपू उड़ाए, तो भाई तुम्हारे चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करूँगा। पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो पढ़ लो, बस बात खत्म।
प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक को आकर्षक बनाना, दूसरा है पाठ्यपुस्तक को रंगीन बनाना, तीसरा है विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना, और फोर्थ है कहानी को समझना। चलो जल्दी बताओ क्या आंसर राइट होगा। आज आपने बातें ज़्यादा करवा दी है ना, सवाल ही ऐसे ऐसे लाते हो आप। चलो बोलो जल्दी जल्दी। यूपीटेट की सीडी भी बताया, तो अभी आपको मैराथन होगी यूपीटेट की आपकी 1-2 दिन में। शादाब भाई, आप एक बेहतरीन टीचर हो जी, शुक्रिया। हंसते हंसाते सीटेट पास। चलो जल्दी जल्दी बताओ। यूट्यूब से आपसे पढ़कर सीटेट क्लियर हो जाएगा। देखो यूट्यूब से पढ़ के सीटेट तब क्लियर होता है जब आपको सेल्फ स्टडी भी उसके साथ में करनी पड़ेगी, और काफ़ी मेहनत उसके साथ में थोड़ी सी अपने आप से भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब पर जो है ऑल ओवर चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती। ट्रिकी मेथड से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट छांट के आपको मैं पढ़ा देता हूँ, पर यूट्यूब पे सब कुछ ही कंप्लीट हो जाए 100% ऐसा नहीं हो पाता। बाकी होते हैं यूट्यूब से भी, लेकिन साथ में आपको स्टडी सेल्फ स्टडी थोड़ी सी लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है ना। गारंटी बैच में यह है कि उसमें ABCD से लेके और जेड तक कंप्लीट चीज़ें हो जाती हैं। अरे रोजी, थोड़ा कंट्रोल मजनू कंट्रोल ऐसे कमेंट मत करो, क्योंकि तुम अभी आपकी उम्र उतनी नहीं है कि आप बच्चा कह सको। बोल रही क्यूट सा बच्चा हमारे शादाब सर, है ना, तो एज के हिसाब से कमेंट करो अपनी। चलो, इसने बोला प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य क्या होता है। अब देखो चित्रों का उद्देश्य कि जब भी चित्र आते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है, और वो आ जाती है क्रिएटिविटी, है ना। और दूसरी चीज आ जाती है हमारे सुंदरता, कि चित्रों से क्या होगा, सुंदरता आ जाएगी, है ना, किताब में। ये हमारे दिमाग में आती है। लेकिन अगर हम बात हिंदी की कर रहे हैं, या हिंदी की नहीं किसी भी सब्जेक्ट की कर रहे हैं, तो ये जो होगा, ये सेकेंडरी उद्देश्य होगा, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी जो उद्देश्य होगा ना, फर्स्ट उद्देश्य हमारा, वो होगा कॉन्सेप्ट समझाना। और कॉन्सेप्ट को कहते हैं अवधारणा या संकल्पना, है ना। हम जो चित्रों का इस्तेमाल करते हैं वो सुंदरता के लिए नहीं करते। चित्रों का पहला उद्देश्य है कि बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चों की अमूर्त चिंतन नहीं होता है। जीन प्याजे के सिद्धांत में आपने पढ़ा है कि छोटे बच्चों में अमूर्त चिंतन नहीं होता, वो सामने रखी हुई चीज़ों के बारे में ही सोच पाते हैं केवल। तो जब उनको कोई कॉन्सेप्ट या कोई बात सिखानी होती है, तो उनको उसके चित्र दिखाने पड़ते हैं, तब वो उस बात को समझते हैं। तो ये चित्र का काम क्या हुआ, बच्चे को संकल्पना सिखाना, है ना। ये है इसका प्राइमरी उद्देश्य, ये तो सेकेंडरी है। सेम चीज जैसे फॉर एग्जाम्पल, कपड़ों का उद्देश्य क्या है, कपड़े क्यों पहनते हैं, सुंदर लगने के लिए। सुंदर लगते हैं हम उससे, आकर्षक लगते हैं हम उससे, क्रिएटिविटी भी करते हैं हम उसमें, डिजाइन बनाते हैं, बहुत सारे फैशन बनाते हैं बहुत सारे। लेकिन क्या ये प्राइमरी उद्देश्य है, नहीं। प्राइमरी उद्देश्य है उसका, प्राथमिक उद्देश्य है अपने शरीर को ढकना। कपड़े पहनने का प्राइमरी उद्देश्य है शरीर को ढकना। ये तो सेकेंडरी है कि आप सुंदर भी लग रहे हैं, अच्छे डिजाइन भी बना दिए, कलरफुल भी कर दिए, वो तो सेकेंडरी हो गया। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू हो रहा है। आई थिंक समझ गए होंगे आप बात को। समझे कि नहीं समझे, बोलो यस बोलो जल्दी से। और हमारे 900 लाइक्स होने वाले हैं, तो जल्दी पूरे करो। कौन करेगा बताओ 900 वाला एक, जल्दी बताओ। कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक कर दो। हमारे देश की खालिस्तान विविधता हमारा एक भाषाई खालिस्तान है। तो शब्द क्या आएंगे खालिस्तान में, साहित्यिक और चुनौती, भाषिक और संबल, भौगोलिक विस्तार, या भाषिक और हथियार। बताओ इनमें से खालिस्तान में क्या आएगा, जल्दी बताओ। नमस्कार सर जी, मुझे आपके गारंटी बैच के बारे में जानकारी चाहिए। देखो जानकारी अगर चाहिए तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इस नंबर पे कॉल कर लो, हमारी टीम है वो आपका फ़ोन उठाएंगे और आपको कंप्लीट जानकारी दे देंगे। चलो जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। देखिए, इसने बोला हमारे देश में कौन सी विविधता है। देखो वैसे तो भौगोलिक विविधता भी है,
लेकिन हमें थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा, जब हिंदी पेडागोजी कर रहे हैं, भाषा कर रहे हैं, तो भाषा की बात चल रही होगी, जाहिर है ना। अगर भाषाई विविधता है, यानी विविधता मतलब बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे देश में, तो ये जो बहुत सारी भाषाएं हैं, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है कि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, और ये हमारी ताकत है। इतनी सारी भाषाएं जो है ये हमारी ताकत है, और ताकत को हम क्या कहते हैं? संबल। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट जाएगा, क्योंकि भाषाएं कोई हथियार नहीं है। कभी आप सोचे कि भाषा हथियार है ना? वैसे कहीं कहीं पे होती भी है कि लोग जो है अपनी भाषा से ही मर्डर कर देते हैं, है ना? जब बीवी रख के सुनाती है ना पति को, तो पति के सीने के आर पार हो जाती हैं बातें, तो वो हथियार का ही काम करती है ना? तो वो वाला हथियार फिलहाल हम हिंदी पेडागोजी में नहीं लगा रहे। चलो, अब आगे है आपका, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी या विदेशी? क्या आएगा बताओ, खाली स्थान में बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। तो देखो, इसने बोला आपसे कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। माध्यम मतलब जिस मीडियम में आप पढ़ाते हैं, किताबें आपकी कौन सी मीडियम में है, तो हमारी किताबें मातृभाषा में होनी चाहिए, ना कि हिंदी में। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही रहता है कि हिंदी में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने हिंदी में पढ़ी है। हमने हिंदी में इसलिए पढ़ी है क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। अभी तमिलनाडु में आप जाओगे तो तमिलनाडु के बच्चों को हिंदी में थोड़ी पढ़ा दोगे आप, उनको आती ही नहीं हिंदी। आंध्र प्रदेश के बच्चों को हिंदी में नहीं पढ़ा सकते आप, तेलुगु में पढ़ाना पड़ेगा, है ना? पंजाबी में जाओगे तो बच्चों को हिंदी में नहीं पढ़ा सकते आप, आपको पंजाबी में पढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चे की जो मातृभाषा है वही लैंग्वेज आपकी किताब की भी होनी चाहिए, वही लैंग्वेज टीचर की भी होनी चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, ना ही हिंदी, ना ही इंग्लिश, ना ही उर्दू, कुछ नहीं। जो वहां पे जरूरत पड़ रही है उसके हिसाब से पढ़ाओ। क्लियर? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या बनाती है? सरल बनाती है, रोचक बनाती है, समावेशी या जटिल? बताओ इनमें से कौन सा शब्द खाली स्थान में फिट होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैं महाराष्ट्र से हूँ। आपकी वीडियो देखकर मेरा सी टेट में 103 नंबर आया है। राकेश, अच्छी बात है। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑफलाइन भी पढ़ाते हो? नहीं, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाते हैं। देखो, ऑफलाइन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उतनी मैं संभाल नहीं पाऊँगा। सर, मैं आपकी कृपा से जॉब कर रही हूँ। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। शिक्षक में आप प्राइमरी टीचर में हैं? चलो, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री सीखने भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या बनाएगी। देखो, यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि रोचक बना देगी, है ना, सरल बना देगी। हम विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधि इस्तेमाल करेंगे तो क्या बना देगी? रोचक बना देगी? नहीं, समावेशी बनाएगी। देखो, अब वही यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट फिट हो रहा है कि जैसे कि हम कह रहे थे अभी, क्या कौन सा सवाल था वो? प्राइमरी उद्देश्य, चित्रों का प्राइमरी उद्देश्य। चित्रों का प्राइमरी उद्देश्य कॉन्सेप्ट समझाना था। सुंदरता, क्रिएटिविटी, आकर्षण, वो तो बाद की चीजें हैं। इसी प्रकार से जब बात विभिन्नता की हो रही है, तो हम विभिन्न प्रकार की सामग्री इसलिए लाए हैं क्योंकि हमारे बच्चे भी विभिन्न प्रकार के हैं। हमारी क्लास में जो बच्चे हैं, तो वो भी अनेक प्रकार के हैं। और कुछ बच्चे दृष्टिबाधित हो सकते हैं, कुछ श्रवण बाधित हो सकते हैं, कुछ ऑटिज्म हो सकते हैं। तो सभी बच्चे एक टीएलएम से नहीं सीख सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्लैश कार्ड लेके आ गए। फ्लैश कार्ड ऐसे होते हैं ना, है ना, ऐसे होते हैं, उन पे कुछ लिखा होता है। तो फ्लैश कार्ड उन बच्चों के लिए तो फायदेमंद है जो देख सकते हैं, लेकिन जो बच्चे देख नहीं सकते उनको कैसे पढ़ाओगे फ्लैश कार्ड से? उनके लिए तो दूसरी सामग्री लानी पड़ेगी, जाहिर है। तो विभिन्न प्रकार की सामग्री आप इसलिए लेके आए हो क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के हैं, और बच्चे विभिन्न प्रकार के, तो आपको क्लास समावेशी बनानी है।
रोचक बनाना, सरल बनाना, जटिल बनाना, ये तो बाद के काम है आपके, ठीक है। और रोचक बनाने के लिए एक्टिविटीज बढ़ाते हैं हम, ना कि सामग्री, ठीक है ना। तो यहाँ जो मेन सवाल का आंसर है वो आपका तीसरा ऑप्शन है। समझ गए? बोलो जल्दी कमेंट में यस लिख दो एक बार। मज़ा आ रहा है नहीं पढ़ने में? एक बार फीडबैक बताओ भाई कमेंट करके, कैसा लग रहा है? अभी तक कितनी क्लास आपने देख ली है? काफ़ी देर से देख रहे हो, कैसा लगा आपको क्लास बताओ। चलो फीडबैक दो, मैं फिर उसी के हिसाब से आगे चलूँगा जो आपका फीडबैक मिलेगा। प्राथमिक स्तर के बच्चों में खालिस्तान और खालिस्तान के माध्यम से के माध्यम में से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो खालिस्तान में क्या शब्द आएंगे? लिपि ज्ञान और वर्तनी, रेखांकन और शब्द लेखन, रेखांकन और चित्रांकन, वर्तनी ज्ञान और वाक्य लेखन। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? चलो जल्दी बताओ। अच्छा लग रहा है सर आपका क्लास, अखिलेश सिंह। चलो थैंक यू, बहुत मज़ा आ रहा है। फिर क्या नाम है आपका? पार्थ सिंह। एकदम ज़बरदस्त लग रहा है, बढ़िया। अच्छा लग रहा है मन्नत। यस सर बहुत बढ़िया। ललन कुमार, वेरी नाइस। आप मेरे सपने में आए थे सच्ची में सर। अमरीन निशा, अच्छा। सपने में क्या कर रहा था बताओ मैं। अब हम बात करते हैं, इसने बोला प्राथमिक स्तर के बच्चे लेखन कौशल का विकास इनमें से किसके द्वारा करेंगे। अब लेखन कौशल का विकास करना है, अभी आपको लेखन कौशल आता नहीं है, आप लेखन कौशल शुरुआत कर रहे हैं और प्राथमिक स्तर का बच्चा है, यानी कक्षा 1 से 5 के बीच में कोई सा भी बच्चा हो सकता है, कक्षा 1 का, कक्षा 2 का। तो कुल मिला के हमें इनमें से वो ढूंढना है जहां से शुरुआत होती है। सबसे बेसिक चीज़ क्या है? तो लिपि ज्ञान जो है, सबसे बेसिक तो लिपि ज्ञान भी नहीं है, और वर्तनी कहते हैं हम स्पेलिंग मिस्टेक को। तो पहले तो बच्चे को अक्षर बनाने आ जाए, स्पेलिंग तो बात की बात है, पहले तो बच्चे को अक्षर बनाने तो आ जाए, कम से कम ये तो आ जाए बच्चे को, है ना। रेखांकन ठीक है, शब्द अक्षर के बाद आएंगे, अक्षर पहला आना चाहिए, गलत। वाक्य भी शब्द के बाद आते हैं, जब शब्द को ही गलत कर दिया हमने तो वाक्य को कहाँ से सही कर देंगे? हम तो पहले अक्षर सिखाएंगे ना, पहले हम अक्षर सिखाएंगे, और अक्षर से भी पहले सिखाएंगे हम रेखांकन और चित्रांकन। अब समझो ये है क्या। रेखांकन का मतलब होता है स्क्रबलिंग कहते हैं इसको, ये घसीट मारना। ये जब बच्चा सबसे शुरू में होता है लगभग 1.5 से 2 ढाई साल का, तो 2 ढाई साल के बच्चे को अगर आप पेन पेंसिल, घर में मिट्टी कंकड़ कोयला कुछ भी पकड़ाओगे, वो उसको पकड़ के यही बनाता है, यही आर्ट है उसकी, है ना। आपके घरों की दीवारों में, अगर आपके घर में 5 साल से छोटा बच्चा है, तो आपके घर के नीचे दीवारों के 2-3 फीट की ऊंचाई तक ये वाले डिज़ाइन बने हुए होंगे आपके घरों में, ये गारंटी से कह सकता हूँ मैं। पेंसिल से, पेन से, इंक से, बहुत सारी चीज़ों से। तो इसी को हम स्क्रबलिंग कहते हैं, और ये बुरी चीज़ नहीं है, इसी से बच्चा लिखना सीखता है, यहीं से बच्चे की आर्ट डिज़ाइन होती है, यहीं से कोऑर्डिनेशन बनता है, यहीं से उसके सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास शुरू होता है। ये सूक्ष्म गतिक कौशल भी है। यहीं से जब बच्चा ये करना स्टार्ट कर देता है, फिर बच्चा सीधी लाइन खींचना स्टार्ट करता है, फिर बच्चा कर्व लाइन की सीखना स्टार्ट करता है, और उसके बाद में बच्चा अक्षर बनाना सीखता है, ठीक है ना। तो रेखांकन और चित्रांकन जो है, ये लेखन कौशल के लिए शुरुआती स्किल माने जाते हैं। तो यहाँ से तीसरा ऑप्शन राइट जा रहा है आपका। ज़्यादा लेक्चर दे दिया क्या मैंने? समझ में आ गया या नहीं आया ये बोल दो बस। लेक्चर चाहे कितने लंबा हो जाए, समझ में आनी चाहिए बात, और कुछ नहीं। दीवार भी रंग दिए हैं, अच्छा बच्चे आपके, चलो बहुत बढ़िया बात है ये तो। नेक्स्ट है, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? ये सवाल बच्चों को किस चीज़ का अवसर देता है? पहला ऑप्शन है अपनी नदियों के की जानकारी देने में, दूसरा है अपने अनुभवों को साझा करने, तीसरा है अपने पर्यावरण का संरक्षण करने, और फोर्थ है विभिन्न नदियों के नाम बताने। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही लग रहा है आपको? लिखो अपना अपना आंसर। हम्म। मेरे घर में ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं है, क्योंकि मेरे घर में बच्चा ही नहीं है। तो तुम खुद बना लो फिर डिज़ाइन। पेड कोर्स की फ़ीस कितना है? वो मैं आपको परसों बताऊंगा, क्योंकि परसों नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें मैं जो ऑफ़र निकलेगा उसके हिसाब से बता दूंगा आप। और
1000 लाइक हमारे आई थिंक होने ही वाले हैं, 2-3 लाइक बच रहे हैं। तो कौन कर रहा है 1000 वाला लाइक, भाई बता दो जल्दी से, कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दो। अब तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है, ये सवाल आपने बच्चे से पूछा। तो बच्चे को क्या चीज़ सीखने का मौका मिला या क्या करने का, तो क्या आप बच्चे से नदियों की जानकारी ले रहे हो? नहीं, आप बच्चों से उसके अनुभव साझा करने का मौका दे रहे हो उसको। समझो, देखो मैं समझाता हूँ। आपका सवाल है तुम्हारी परिचित नदी के किनारे तुमने क्या क्या देखा। जब तुम घर से डेली स्कूल आते हो तो रास्ते में नदी पड़ती है, तो नदी के चारों तरफ क्या देखते हो? तो बच्चा बताएगा हाँ हाँ सर, जब वहाँ से आते हैं तो एक तो बैलगाड़ी देखी मैंने, और वहाँ पे गाय भैंस जो है चर रही थी, वहाँ कुत्ते भी भौंक रहे थे, और सर जो नदी थी ना, तो नदी में जो है मछलियाँ भी थी, है ना। और इधर की तरफ पेड़ खड़े थे, तो पेड़ के ऊपर जो है पक्षी थे, बहुत सारे कौवे थे, है ना। तो ये बच्चे का एक्सपीरियंस है, बच्चे का जो ऑब्जर्वेशन रहा है, बच्चे का जो अनुभव रहा है, वो शेयर करने के लिए हम बच्चे से कह रहे हैं, ताकि बच्चे की लैंग्वेज स्किल सुधरे, बच्चा बोलना सीखे। और हम हिंदी पढ़ा रहे हैं या लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य यही होगा कि बच्चे को एक्सप्रेसिव बनाना है। हम कोई ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ा रहे हैं। अगर ये सवाल हिंदी के सब्जेक्ट में आ रहा है तो हिंदी के बेस पे जाएंगे ना हम, तो ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ा रहे हैं। और ना ही हमने नदियों के बारे में पूछा है उससे कि नदी में पानी कौन से कलर का था, नदी कितनी गहरी थी, कितनी लंबी थी, ये थोड़ी पूछ रहे हैं हम। पर्यावरण की बात तो हमने करी ही नहीं है, नदी के नाम भी नहीं पूछे हमने। नदी तो एक बहाना है ना। असल में तो अपनी महबूबा से मिलने जाना है, तो नदी तो बहाना थी। नदी के द्वारा बच्चे के एक्सप्रेशन बाहर लाने थे, समझ गए बात को? तो यहाँ सेकंड ऑप्शन राइट है आपका। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? स्किनर, पियाजे, चॉम्स्की या वाइगोत्स्की? जल्दी बोलो, कौन से मनोवैज्ञानिक ने ऐसी बात कुछ कही है, बताओ। हाँ, 7 फरवरी वाला पेपर इस बार गलत आया था। गलत आया था क्यों? पेपर ही गलत कर दिया तुमने। लोग कहते हैं कि मेरा गलत चला गया पेपर, ये कह रहा है आया ही गलत था। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसने बोला भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता है चॉम्स्की से संबंधित। अब क्यों है? क्योंकि चॉम्स्की ने एक लाइन बोली है कि भाषा अर्जित करने की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है। ये लाइन किसने बोली? चॉम्स्की ने बोली कि बच्चा जब पैदा हुआ है, तो पैदा होने के साथ ही उसके अंदर भाषा सीखने की क्षमता मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लेना, भाषा सीखने की यानी अर्जन करने की क्षमता है, भाषा की क्षमता नहीं है। बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न आता है। एक बार अगर उसने ये लिख दिया ना, बच्चे में भाषा क्षमता मौजूद है, ये बात किसने बोली? आप कहोगे बच्चे में भाषा क्षमता मौजूद है, अजी ये तो इसने बोल दी, चॉम्स्की ने। या चॉम्स्की को क्वेश्चंस में डाल देगा और उसके ऑप्शन बना देगा। तो एक ऑप्शन में लिखा आ जाएगा बच्चे में भाषा क्षमता जन्मजात होती है, आप कहोगे सही तो बात है। नहीं है सही बात, बच्चे में भाषा क्षमता नहीं है, भाषा सीखने की क्षमता है। जैसे आपका पेट भरा हुआ नहीं है, लेकिन आपके अंदर खाने की क्षमता है, ठूस ठूस के खा सकते हो, पिज्जे बर्गर सब कुछ, है ना। खा सकते हो, खाने की क्षमता है, अभी खाया हुआ नहीं है। सेम वही चीज़ है, बच्चे ने अभी भाषा सीखी नहीं है, लेकिन सीख सकता है, सीखने के गुण है उसमें। और ये क्यों है सीखने के गुण? क्योंकि ये कहते हैं कि बच्चे के दिमाग में एक डिवाइस है, बच्चे के दिमाग में एक कंप्यूटर लगा हुआ है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है LED। इसका मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी दिमाग का एक हिस्सा है जिसका नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और जो आप भाषा अर्जित करते हैं वो उसी हिस्से में स्टोर होती है। तो इसलिए क्या कहते हैं ये, कि बच्चे में जन्मजात क्षमता मौजूद है। समझ गए कि नहीं समझे, बोलो। हम्म। पेडागोजी सभी सब्जेक्ट में होती है, हाँ जी सभी सब्जेक्ट में होती है। CDP फर्स्ट सेकंड दोनों लैंग्वेज में होती है क्या? हाँ, CDP दोनों लैंग्वेज में होती है, सारे सब्जेक्ट होते हैं लैंग्वेज को छोड़ के। मैथ भी, EVS भी, SST भी, सब 2 बार आती है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है।
अब प्रश्न है आपका, मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह किससे ग्रस्त है? पहला ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा डिसकैलकुलिया और चौथा है अफेसिया। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। और दूसरी बात, मैंने कमेंट में एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रखा है, अगर देखो ध्यान से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वो मेरा व्हाट्सअप है। तो मैंने अपना व्हाट्सअप का लिंक दे रखा है, उसको फॉलो कर लो, क्योंकि जो भी आपकी वीडियोज़ होंगी उसके जितने लिंक होंगे वो भेज दूंगा वहाँ पे। कोई कभी पीडीएफ नोट्स भेजना होगा वो वहाँ पे भेज देंगे। कोई अलग से जो भी हमारी वीडियोज़ रिलीज़ होती हैं वो उस पर शेयर कर दी जाती हैं। तो उस पर आप जुड़े रहते हैं ना। कभी यूट्यूब पे नहीं भी आए आप तो वहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते। तो कमेंट में पिन है, देख लो दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, व्हाट्सअप चैनल खुल जाएगा एसए टीचर अकेडमी के नाम से, उसको फॉलो कर लेना। बाकी डेली आपको लाइव आना है, जुड़े रहें साथ में। इसने बोला है मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, पढ़ते समय अटकती है। जाहिर है पढ़ने में दिक्कत हो रही है भाई। और जब पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो डिसलेक्सिया होता है ना। कहाँ है भाई डिसलेक्सिया? मैंने इसकी ट्रिक भी बताई हुई है आपको, अगर आपको याद हो तो, मैंने बहुत दिन पहले। इसमें ले आ रहा है ना, तो ले से ही तो लेखन होता है। देखो है ना, समझ गए? तो मैंने इसकी बहुत सारी ट्रिक बनाई हुई है। तो डिसलेक्सिया, सॉरी, डिसलेक्सिया से नहीं, इसकी ट्रिक के हिसाब से इसमें से कोई दूसरा वर्ड लिया था मैंने। लेखन तो डिसग्राफिया को कहेंगे, मैं अभी गड़बड़ हो जाती भाई। लेखन तो डिसग्राफिया में होते हैं, इसमें पढ़ना होता है डिसलेक्सिया में। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी, बट वो ट्रिक के हिसाब से इसमें से वर्ड ही निकाली हुई है। वो ट्रिक वाली वीडियो देख लेना आप, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। लर्निंग डिसेबिलिटी ट्रिक के नाम से सर्च करोगे तो आ जाएगी वीडियो, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे, तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? दूसरा ऑप्शन है, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। तीसरा ऑप्शन है, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था। और फोर्थ है, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, जल्दी से कमेंट में फटाफट अपना आंसर लिख दो। हम्म, मेरा कमेंट देखिए सर। अच्छा जी, देख रहे हैं क्या लिखा है आपने। क्लास तो ज़बरदस्त मस्त है, ऊपर ऊपर से आप भी। अच्छा, आफरीन, थैंक यू वेरी मच। जो भी नए बच्चे हैं वो भी भाई लाइक करते रहो, कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक कर दो। अच्छा लगता है आपकी लाइक देख के। इसने बोला भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखो आकलन वाली। जब भी भाषा का आकलन की बात होगी तो दो ट्रिक आपको याद रखनी है। नंबर एक, बच्चे की अभिव्यक्ति जो है वो खुल के होनी चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा बोल पाए बच्चा, है ना। और नंबर दो ट्रिक, मौलिक विचार होने जरूरी है। नंबर एक, ये ढूंढना है कि इन चारों प्रश्न को पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा बच्चा किस में बात कर सकता है, किस में उसको बोलने का ज़्यादा मौका मिल रहा है, किस में उसको लिखने का ज़्यादा मौका मिल रहा है। दूसरी बात, जब भी बच्चा कुछ बोले या कुछ लिखे तो वो उसके अपने विचार होने चाहिए, यानी मौलिक मतलब नए। वो बच्चा अपने विचार प्रस्तुत करे, ना कि किताब से बताए आंसर, ना कि वो याद करके बताए, ना कि दूसरे की नकल करे। हमेशा मौलिक होना चाहिए, ये मेन बात है। अब देखो, पहला ही ऑप्शन राइट जाएगा वैसे। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं। तो पहली बात तो बच्चा इसमें ही सोचेगा देता या नहीं। उसके आगे जो आपने पूछा क्यों, अब बच्चे को उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अब बच्चे को उसमें अपने विचार प्रस्तुत करने पड़ेंगे। लेकिन बाकी के प्रश्न जो हैं वो सारे चैप्टर के अंदर से आए हैं। चूहे की किस बात से डर गया, ये चैप्टर के अंदर पाठ के अंदर बात लिखी हुई है, तो बच्चा याद करके बता देगा। ये भी पाठ के अंदर लिखा हुआ है, ये भी पाठ के अंदर लिखा हुआ है आपके चैप्टर में। तो किताब के अंदर लिखा हुआ है पहले से ही, तो बच्चा अपने विचार कहाँ से लाएगा, ये तो चैप्टर के अंदर से ही बता देगा ना बच्चा। तो हमें क्या करना है, हमें बच्चे के अपने विचार निकलवाने हैं, ना कि किताब के उत्तर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। ठीक है, चलो आगे आइए। बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से निम्न कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है? पहला ऑप्शन है, अपनी भाषा के 5 शब्द बोलो।
दूसरा है अपनी भाषा के 5 शब्द लिखो। तीसरा है अपनी भाषा के 10 वाक्य लिखो। और फोर्थ है अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। एच टेट की तैयारी कैसे करें प्लीज़ बताइए। एच टेट की तैयारी का, एच टेट का भी बैच है, गारंटी बैच ऑलरेडी अवेलेबल है, गारंटी बैच में आ जाओ। बाकी यूट्यूब से अगर आप पढ़ना चाहें तो सीडीपी वगैरह ईवीएस वगैरह यूट्यूब पे भी होती है, वहाँ से ही पढ़ सकते हो। पर यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका, कि कंप्लीट पूरा बैच नहीं हो पाएगा। तो आप गारंटी बैच ले सकते हैं, एच टेट का बैच अवेलेबल है। देखो इसने बोला बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है। तो बहुभाषिक कक्षा है, यानी क्लास में एक से ज़्यादा भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। अपनी भाषा में 5 शब्द लिखो, यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। देखो जो मैंने अभी ऊपर बोला, लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, बच्चा अभिव्यक्ति खुल के करे, है ना, खुलकर, लिमिटेशन ना हो, यानी कि हद ना हो। तो जैसे इसने बोला अपनी भाषा के 5 शब्द लिखो, लिमिटेशन आ गई। 5 शब्द लिखो, लिमिटेशन आ गई। 10 वाक्य लिखो, लिमिटेशन आ गई। यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। अपनी भाषा में कहानी सुनाओ, कहानी 10 लाइन में सुनाओ, 20 लाइन में सुनाओ, आप 100 लाइनों में सुनाओ कहानी, कोई रोक टोक ही नहीं है। और अपने शब्दों में सुना रहे हैं तो देखो, अपने खुद के विचार हैं, नए विचार हैं, मौलिक विचार है, और खुल के अभिव्यक्ति हो रही है। तो मैंने जो आपको ट्रिक अभी इससे पिछले प्रश्न में बताई है ना, वो पूरे सी टेट में लागू होगी। कहीं से कोई से भी प्रश्न आ जाए, जब भी आकलन की बात आएगी या भाषिकता की बात आएगी इस तरह के प्रश्न में, वो ट्रिक हर जगह काम आएगी आपके। ठीक है, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब, पहला ऑप्शन है उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए। दूसरा है उन्हें वर्णमाला ज्ञान के साथ जोड़ा जाए। तीसरा ऑप्शन है निरंतर अभ्यास करवाया जाए। और फोर्थ है निरंतर परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। लिखो आंसर। देखिए लिखना पढ़ना तब सरल होता है जब उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। हम जब भी कोई चीज़ सिखाएंगे बच्चे के, तो हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, है ना। वर्णमाला ज्ञान या निरंतर अभ्यास तो वैसे भी देखो कोई खास मैटर करता नहीं है, बार बार अभ्यास करना, है ना। परीक्षाएं भी, सबसे बड़ा उद्देश्य यही होगा हमारा कि उद्देश्य मतलब सबसे बड़ा उद्देश्य ही यही है कि उद्देश्य से जोड़ा जाए। जब भी आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं बच्चे को, तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि उसको क्यों पढ़ा रहे हो आप ये चीज़, तभी वो चीज़ सार्थक हो पाएगी और उसका सही मीनिंग निकल के आएगा। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा है कि भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है संरचनात्मक पक्ष और दूसरा कौन सा है ये आपको बताना है। तो दूसरा बताओ, साहित्यिक होता है, प्रक्रियात्मक होता है, भावनात्मक होता है या अलंकारिक। बताओ जल्दी बताओ कौन सा होता है। लिखो अपना अपना आंसर सब लोग। डेली क्लासेस क्यों नहीं लेते हो। डेली ही होंगी, अब आपकी रिस्टार्ट हो गई हैं क्लासेस, तो अब डेली ही क्लास होंगी आपकी। शाम 7 बजे रोज़ आपको क्लास में जुड़ना है। लाइव का टाइम हमारा शाम 7 बजे है, ठीक है। अब इसने बोला आपसे क्या कि भाषा के दो पक्ष हैं, एक तो हो गया संरचनात्मक पक्ष, है ना। अब दूसरा पक्ष होता है प्रक्रियात्मक। अब क्यों है ऐसा, ये कारण भी जान लो। देखो संरचना का मतलब होता है भाषा को बनाना, है ना। और प्रक्रिया का मतलब होता है भाषा को प्रयोग करना, यानी इस्तेमाल करना। तो दो पक्ष इस तरह से होते हैं कि पहले जो है भाषा हमारे दिमाग में बनती है, हमारे जो विचार होते हैं वही हमारी भाषा है। जब भी हम कुछ बोलना चाहते हैं तो पहले सोचते हैं तब बोलते हैं, है ना। आप देखो ध्यान करो, आप बोलने से पहले दिमाग में वो बात आएगी आपके कि मुझे क्या बोलना है। हालांकि हम प्रैक्टिस में इतने ज़्यादा आ गए हैं कि अब पता ही नहीं चलता कि हम सोच रहे हैं, बस बोलते रहते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड लैंग्वेज बोलना चाहें, इंग्लिश में अपनी बात कहने की कोशिश करो, तो पहले दिमाग में बनाओगे आप इंग्लिश के सेंटेंस को, है ना, फिर उसके बाद में बोलोगे। तो जब दिमाग में बन रहा है उसको कहते हैं संरचनात्मक पक्ष, और जब आपने उसको बोला, आपके मुंह से आवाज़ निकली, उसको कहते हैं प्रक्रियात्मक पक्ष। तो ये दो पक्ष होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है आपका,
भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला ऑप्शन है भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। दूसरा है भाषाई क्षमताएं एक क्रम में नहीं सीखी जाती। तीसरा है भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती हैं। और फोर्थ है भाषाई क्षमताओं में समझ अंतर्निहित है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? लिखो। देखो, इसने बोला भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, निगेटिव वाला पूछा है। भाषाई क्षमताएं क्या होती हैं? जिसको हम भाषा कौशल कहते हैं, उसी को भाषाई क्षमता भी कहते हैं, है ना, लैंग्वेज स्किल्स। और ये चार प्रकार के होते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया था। बोलना, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये चार कौशल होते हैं। तो ये चारों कौशल के बारे में अगर हम बात करें तो ये चारों साथ साथ चलते हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, हाँ करते हैं। पॉजिटिव बात है, ये सही बात है। अगर आप, बच्चा ठीक से बोल नहीं पाएगा तो वो पढ़ने में भी दिक्कत आएगी उसको, वो पढ़ भी ठीक से नहीं पाएगा, है ना। अगर एक कौशल खराब हुआ तो दूसरे पे इफेक्ट पड़ जाता है। भाषाई क्षमताएं एक क्रम से नहीं सीखी जाती, ये बात भी सही है, वो क्योंकि वो एक साथ सीखी जाती हैं, तो क्रम से नहीं सीखी जा रही हैं कि पहले बोलना सीखेगा फिर पढ़ना फिर लिखना, सब साथ चल सकता है आपका। भाषाई क्षमताएं क्रम से सीखी जाएंगी, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि ये उल्टी हो गई। भाषाई क्षमताओं में समझ आएगी, बिल्कुल जाहिर है, बिना अंडरस्टैंडिंग के तो कोई भी चीज़ नहीं सीखेंगे, ना तो बोलना ना तो लिखना, है ना। अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए चाहिए। तो इसने बोला था आपसे कि गलत वाला कथन कौन सा है, तो गलत वाला ये है, भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती है। क्लियर हुई बात? बोलो यस लिख दो कमेंट में, जल्दी समझ में आ गई हो तो जल्दी बोलो। और हमारे 1200 लाइक में लास्ट लाइक बचा है, बताओ कौन पूरा कर रहा है? 1200 लाइक में एक ही लाइक बच रहा है, कमेंट को नीचे करके जल्दी कर दो जिसने भी नहीं किया। और नंबर मैंने इस स्क्रीन पे ये दे रखा है, यहाँ से आप कॉल करके जो भी बात पूछना चाहें गारंटी बैच के बारे में या कुछ भी, तो अकेडमी में पूछ सकते हैं। अकेडमी का नंबर है। उसके अलावा व्हाट्सअप को फॉलो कर लो, मैंने कमेंट में एक लिंक पिन कर रखा है व्हाट्सअप चैनल का, उस पर क्लिक करो और आप जाओ, व्हाट्सअप चैनल खुल जाएगा आपके सामने, उसको एस टीचर अकेडमी का चैनल है, उसको आप फॉलो कर लो। क्योंकि जितने भी नोट्स होंगे छोटे मोटे या जो क्लास आपकी मिस हो जाती है उसको हम शेयर कर देते हैं वहाँ पर, है ना। बाकी कभी मेरे सॉन्ग्स रिलीज होते हैं तो उसको भी देख लिया करो, वो भी शेयर कर दूंगा। चलो, फिलहाल आज की क्लास ख़त्म हो गई है, तो मिलते हैं आपसे कल। अगर कुछ पूछना है तो अभी मैं हूँ यहाँ पे, कमेंट कर दो, चलो जल्दी से बताओ, कुछ पूछना हो तो, किसी को कोई डाउट तो बताओ। अच्छा, सॉन्ग कौन कौन देखना चाहता है बताओ, मेरा सॉन्ग रिलीज होने वाला है नया। जिसको सॉन्ग देखना है कमेंट में लिखो सॉन्ग, जल्दी लिखो, SONG। सर आपका बर्थडे वाला वीडियो बेस्ट था, हाँ बर्थडे वाला वीडियो बहुत बेस्ट था। सबने देख लिया ना? देखो, यूट्यूब पे देखो, शादाब सर बर्थडे लिख देना, शादाब सर का बर्थडे आ जाएगी वीडियो। पेपर 1 2 लैंग्वेज पेडागोजी सेम होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, प्रश्न अलग अलग आते हैं, एक जैसे नहीं आते। अच्छा, अविनाश कुमार, फरहा पठान, सब कह रहे हैं सॉन्ग देखने के लिए, वाह बहुत अच्छी बात है। अगर जिसको सॉन्ग देखना है तो आपको दूसरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सॉन्ग वाला चैनल जो है ना वो दूसरा है हमारा। तो बताऊँ, नाम बता दूँ उसका चैनल का? चलो मैं बताता हूँ, रुको देखो, आप जाइए गूगल पे, है ना, और फिर यूट्यूब पे, सॉरी आपके फ़ोन में तो यूट्यूब डायरेक्ट होता है, मैं कंप्यूटर के हिसाब से बता रहा था। और यहाँ पे सर्च करो साटा, SATA म्यूज़िक। आपको SATA करना है, कभी SATT भी लिखा आता है तो वो नहीं करना है। ये वाला चैनल है साटा म्यूज़िक, इस पे मैंने ऑलरेडी एक गाना डाल दिया है, ये नया चैनल बनाया है मैंने, तो एक गाना तो इस पर डाल दिया है, अभी एक कल को आएगा। तो ये वाला चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो, SATA म्यूज़िक, ठीक है, अभी कर लो जाओ। आई हैव सब्सक्राइब टू बोथ योर चैनल, ये तीसरा है। ये दूसरा नहीं, ये तीसरा है। एक तो मेरे नाम से है, शादाब आलम नाम से, एक ऐसे टीचर अकेडमी है,
ये तीसरा है, इस पे सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग ही आते हैं इस वाले चैनल पे, और कुछ नहीं आएगा। यू आर अ हीरो सर, अच्छा जी, थैंक यू जी। और कुछ? बाकी जिन लोगों को एतराज़ है वो मत करना कभी, है ना, वो मत करना। कभी बाद में मेरे से कहो कि सर गाने क्यों बना रहे हो, सर जी आपको शोभा नहीं देता है, तो वो लोग मत करना सब्सक्राइब, वो जाना ही मत, उस रास्ते जाओ ही मत आप। आप सिर्फ ऐसे टीचर अकेडमी पे रहो, ठीक है ना, वहाँ पे वही लोग जाओ जो थोड़े से ओपन माइंडेड हैं। चलो ठीक है, आज की क्लास फिनिश। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक सभी को।